कहते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। आज है मंगलवार 18 नवंबर 2025 और वॉशिंगटन डीसी में शायद ठीक यही हो रहा है। एक नया भविष्य गढ़ा जा रहा है। आज हम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की अमेरिका यात्रा पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये अमेरिका सऊदी संबंधों में एक पूरी तरह से नए चैप्टर की शुरुआत है। हमारी आज की ये सारी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। जो श्रोता UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विश्लेषण GS पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मिशन है इस विजिट के पीछे की हिस्ट्री को समझना, उस ग्रैंड बार्गेन को डिकोड करना जिस पर यह पूरी डील टिकी है, और सबसे जरूरी ये जानना कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल रीशफलिंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, इसमें मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करने का पोटेंशियल है। हम एक ऐसे समझौते की बात कर रहे हैं जो पिछले 80 सालों से चले आ रहे समीकरणों को मतलब जड़ से बदल सकता है। तो चलिए इसी 80 साल पुरानी नींव से शुरू करते हैं। फरवरी 1945 में USS क्विंसी जहाज पर सऊदी साम्राज्य के संस्थापक अब्दुल अजीज इब्न सऊद और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच एक लेजेंडरी मुलाकात हुई थी। वो रिश्ता किस डील पर बना था और इतने दशकों तक चला कैसे? वो रिश्ता एक बहुत ही सिंपल और ट्रांजैक्शनल डील पर आधारित था। तेल के बदले सुरक्षा। अमेरिका को सऊदी अरेबिया के विशाल तेल भंडारों तक अनइंटरप्टेड एक्सेस की गारंटी मिली और बदले में अमेरिका ने हाउस ऑफ सऊद यानी सऊदी शाही परिवार को हर तरह के बाहरी खतरे से सुरक्षा की गारंटी दी। ये मॉडल ऑयल फॉर सिक्योरिटी दशकों तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्ट्रैटेजी और ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक तरह से कॉर्नरस्टोन बना रहा। ये दिलचस्प है कि ये डील कितनी सीधी थी, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही स्मूथ था? कोई मतभेद नहीं थे? मतभेद थे और बहुत गहरे थे, खासकर पैलेस्टीन के मुद्दे पर। सऊदी बादशाह चाहते थे कि इस समस्या का हल यूरोप में हो, अरब की जमीन पर नहीं। लेकिन दोनों देशों ने कमाल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने इस एक मतभेद को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इसे एक तरफ रखकर बाकी मुद्दों पर साथ काम करना जारी रखा। 80 साल वो एक सिंपल डील थी जो इतनी लंबी चली। तो आज जो हो रहा है उसे रीबूट कहना तो एक अंडरस्टेटमेंट होगा। ये तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नया इंस्टॉल हो रहा है। इस नए ग्रैंड बार्गेन में ऑयल के अलावा और क्या है? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ रीबूट नहीं, ये वर्जन 2.0 है। ये नई सौदेबाजी तेल से बहुत बहुत आगे है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। अच्छा। पहला, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस। अब बात सिर्फ तेल खरीदने बेचने की नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में एक डीप पार्टनरशिप बनाने की है। दूसरा पिलर है रोबस्ट बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी गारंटी से कहीं ज्यादा है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, को प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स और साइबर सिक्योरिटी शामिल है। और तीसरा पिलर? तीसरा पिलर शायद सबसे एम्बिशियस है, अ रीऑर्डरिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट, यानी इस क्षेत्र में एक नई पॉलिटिकल और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का निर्माण करना, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक की एक्सेस के तौर पर काम करें, ताकि ईरान जैसे रीजनल राइवल्स को कंटेन किया जा सके और चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर किया जा सके। वाओ, तो ये सौदा सिर्फ तेल और सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर तो लगता है कि सऊदी अरब का फ्यूचर प्लान पूरी तरह से तैयार है। खुद MBS के लिए इसमें पर्सनल लेवल पर क्या दांव पर लगा है? मैं सक्सेशन के मुद्दे से शुरू करना चाहूंगी। किंग सलमान ने सत्ता अब्दुल अजीज के बेटों के बीच ट्रांसफर करने की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है और सत्ता सीधे अपने बेटे MBS के हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर दी है। इसमें अमेरिकन सपोर्ट इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, सऊदी शाही परिवार में सक्सेशन कभी भी सीधा और सरल नहीं रहा है। MBS ने भले ही अपने ज्यादातर राइवल्स को साइडलाइन कर दिया हो, लेकिन हाउस ऑफ साउथ के अंदर हजारों राजकुमार हैं। एक स्थायी सलमान वंश की स्थापना के लिए उन्हें डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की भी जरूरत है। ऐसे में अमेरिका का खुला समर्थन, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, एक मजबूत पॉलिटिकल सिग्नल भेजता है। ये किसी भी इंटरनल चैलेंज को उठने से पहले ही दबा देता है। ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है।
और उनके नेशनल गोल्स, हमने 2030 के बारे में बहुत सुना है। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल भी है? विजन 2030 एमबीएस के एजेंडे का दिल है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है सऊदी अरब को एक एक्सट्रैक्टिव स्टेट से ट्रांसफॉर्म करना। एक्सट्रैक्टिव स्टेट? मतलब एक ऐसा देश जिसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी तेल को निकालकर बेचने पर निर्भर हो। एमबीएस इसे एक डाइवर्सिफाइड, ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमी और एक ज्यादा ओपन सोसाइटी में बदलना चाहते हैं। एक मिनट, विजन 2030 सुनने में तो ग्रेट लगता है, लेकिन नियोम जैसे फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने में खरबों डॉलर लगेंगे और तेल की कीमतें हमेशा स्थिर नहीं रहती। क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये बिल्कुल एक हाई स्टेक्स गैम्बल है, इसमें कोई शक नहीं। नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अनबिलीवेबल कैपिटल की जरूरत है, लेकिन एमबीएस का मानना है कि स्टेटस को बनाए रखना इससे भी बड़ा गैम्बल है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और अगर सऊदी अरब ने अभी डाइवर्सिफाई नहीं किया तो 30-40 साल बाद वो इररिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सोशल फ्रंट पर भी तो काफी बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक सुधार इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। महिलाओं को ड्राइव करने की, काम करने की आज़ादी देना, सिनेमा हॉल्स खोलना, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करवाना, ये सब उसी कंजर्वेटिव रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट की पावर को कम करने की कोशिश है जिसका दशकों तक समाज पर कंट्रोल था। एमबीएस एक मॉडरेट इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ हमें दोनों पक्ष देखने होंगे। आलोचक कहते हैं कि ये सब टॉप डाउन तरीके से डिसेंट को बेरहमी से कुचल कर किया जा रहा है, जबकि समर्थक इसे सऊदी अरेबिया के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक जरूरी और लॉन्ग ओवरड्यू कदम मानते हैं। Essentially, MBS is betting that economic liberalization can happen without political liberalization, a high-stakes gamble that has rarely succeeded in history. ये वाकई एक बहुत बड़ा सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है। चलिए सिक्योरिटी पर आते हैं। इस नई डील में सऊदी अरब वॉशिंगटन से किस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज और मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है? उनकी डिमांड्स बहुत स्पेसिफिक और एम्बिशियस हैं। पहला, वे एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट चाहते हैं। अब क्योंकि अमेरिकन सेनेट में एक फॉर्मल ट्रीटी को रैटिफाई करवाना मुश्किल है, इसलिए वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर जोर दे रहे हैं जो लीगली बाइंडिंग हो। दूसरा, वे F-35 जैसे सबसे एडवांस्ड अमेरिकन वेपन सिस्टम्स तक एक्सेस चाहते हैं। F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान तो नहीं है, राइट? इसका इतना महत्व क्यों है? बिल्कुल नहीं। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक फ्लाइंग डेटा सेंटर है जो अपने सहयोगी देशों के साथ रियल टाइम में बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इसे हासिल करना मतलब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी मिलिट्री टेक क्लब का हिस्सा बनना है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है। इसके अलावा वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहते हैं ताकि वे अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बना सकें। वो अब सिर्फ बायर नहीं बने रहना चाहते, पार्टनर बनना चाहते हैं। और मैंने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में भी पढ़ा है। इसका क्या एंगल है? ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। ऑफिशियली ये सऊदी अरेबिया को अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। ये उन्हें अपने रीजनल राइवल ईरान के बराबर खड़ा करता है, जिसने एक विशाल न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया है। ये रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का एक तरीका है। और आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमबीएस सऊदी अरब को एक ग्लोबल एआई हब बनाना चाहते हैं। इसमें मैसिव डेटा सेंटर्स बनाना, अमेरिकन एआई फर्म्स को अट्रैक्ट करना और एआई को गवर्नेंस, डिफेंस एंड हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करना शामिल है। उनके लिए एआई इज द न्यू ऑयल। ओके, तो ये सब वो है जो सऊदी अरब चाहता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस ग्रांड बार्गेन के बदले में अमेरिका, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मिल रहा है? वो रियाद से क्या चाहते हैं? अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया आज भी मिडिल ईस्ट में एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। वॉशिंगटन को रीजन को स्टेबलाइज करने, एनर्जी मार्केट्स को मैनेज करने और चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए रियाद के कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। लेकिन उनका सबसे इमीडिएट और पॉलिटिकली वैल्यूएबल गोल है सऊदी अरेबिया द्वारा इजराइल को मान्यता दिलाना। अगर वो ये करवा पाते हैं तो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स का एक्सपेंशन होगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मॉन्यूमेंटल फॉरेन पॉलिसी विन मानी जाएगी। लेकिन जैसा कहा जाता है, द डेविल इज इन द डिटेल्स। इस राह में सबसे बड़ी बाधा क्या नजर आ रही है? सबसे बड़ी और शायद अकेली सबसे बड़ी बाधा फिलिस्तीनी स्टेट का मुद्दा है। रियाद ने यह क्लियर कर दिया है कि इजराइल को मान्यता देने से पहले फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के लिए एक क्रेडिबल पाथवे होना चाहिए।
अब यहाँ एमबीएस ने कोई बहुत ऊंची शर्तें नहीं रखी हैं। वो जानते हैं कि रातों रात एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन सकता, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट रोड मैप चाहते हैं। तो ये तो डेडलॉक जैसा लगता है। समस्या कहाँ है? समस्या इजराइल की तरफ से है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके फार राइट कोलिशन पार्टनर्स का जबरदस्त दबाव है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट की दिशा में कोई भी कदम ना उठाएं, 1 इंच भी नहीं। उनके लिए ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। तो एक तरफ एमबीएस हैं जिन्हें कुछ तो चाहिए, और दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस डेडलॉक को कैसे तोड़ रहे हैं? ट्रंप नेतन्याहू पर प्राइवेट में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं झुके तो ये पूरी ग्रैंड बार्गेन खतरे में पड़ सकती है। इसी बैकग्राउंड में पिछले हफ्ते 17 नवंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो रेजोल्यूशन इस इक्वेशन में कैसे फिट होता है? वो रेजोल्यूशन वॉशिंगटन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। ये बेसिकली संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा तैयार की गई योजना का ही एंडोर्समेंट है। इसमें एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का आह्वान किया गया है जिसमें मुस्लिम देशों के पीस कीपर्स होंगे। गाजा के इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक क्रेडिबल पाथवे का जिक्र करता है जो भविष्य में स्टेटहुड की तरफ इशारा करता है, भले ही तत्काल गारंटी ना हो। इसने एमबीएस को वो पॉलिटिकल कवर दे दिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और इस प्रस्ताव पर रशिया और चाइना का रिएक्शन क्या था? ये भी तो कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। एग्जैक्टली। ये तो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। रशिया और चाइना दोनों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वे एब्स्टेन कर गए। ये एक साफ सिग्नल है कि कम से कम अभी के लिए मिडल ईस्ट में डिप्लोमेटिक मोमेंटम अमेरिका के साथ है और ट्रंप अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिसे रशिया और चाइना पब्लिकली वीटो नहीं कर सके। ओके, तो मिडल ईस्ट में ये पूरा चेस बोर्ड रीअरेंज हो रहा है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, खासकर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे लिए यानी इंडिया के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कैन वी बी मोर देन जस्ट अ स्पेक्टेटर? भारत के लिए इसमें इमेंस पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, इंडिया की यूनिक पोजीशन है। हमारे इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ एक्सीलेंट रिलेशंस हैं। हम एब्राहम अकॉर्ड्स के भी एक मजबूत सपोर्टर रहे हैं। अगर टेल अवीव और रियाद के बीच रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी। ये वेस्ट एशिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी के एक नए एरा की शुरुआत कर सकता है जिसका भारत एक की बेनिफिशियरी होगा। किस तरह से? क्या आप इसे थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? जरूर। पहला, कनेक्टिविटी। आईएमई जैसा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो G20 में अनाउंस हुआ था, तभी वायबल हो सकता है जब सऊदी और इजराइल के बीच शांति हो। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। एक स्टेबल मिडल ईस्ट हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए वाइटल है। तीसरा, हमारे मिलियंस ऑफ एक्सपैट्रिएट्स जो गल्फ में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी भी रीजनल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। और चौथा, ये हमें ईरान के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भी मदद करेगा। तो हमारे लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे अमेरिका सऊदी संबंध ऑयल फॉर सिक्योरिटी के 80 साल पुराने मॉडल से बहुत आगे निकलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं। हमने एमबीएस के एम्बिशियस विजन 2030 को समझा, जो सऊदी अरब का चेहरा बदलने का एक हाई स्टेक्स गैम्बल है। हमने ये भी देखा कि कैसे इजराइल पैलेस्टाइन का जटिल मुद्दा इस पूरी ग्रैंड बार्गेन के केंद्र में है और कैसे अमेरिकन डिप्लोमेसी उसे नेविगेट करने की कोशिश कर रही है। और अंत में हमने भारत के लिए पैदा होने वाले स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज पर भी बात की। बिल्कुल, और मैं एक अंतिम विचारोत्तेजक टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा। भले ही ये एक हाई लेवल डिप्लोमेसी है और अमेरिका इस पर पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इस पूरी सौदेबाजी की सफलता अंततः पैलेस्टीनियन स्टेट के सवाल को हल करने की नीयत और क्षमता पर निर्भर करती है। इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स और वॉशिंगटन में उसके सपोर्टर्स का रेजिस्टेंस इस रास्ते में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सब कुछ इसी एक धागे से बंधा है। अगर ये धागा टूटता है तो पूरी डील बिखर सकती है। एक बेहतरीन समापन बिंदु, और हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों को आगे सोचने के लिए एक सवाल। हमने यूएस सऊदी एक्सिस और अमेरिकन डिप्लोमेसी की बात की, बट व्हाट अबाउट द एलिफेंट इन द रूम,
चीन। मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस नए अमेरिकन लेड आर्किटेक्चर को भविष्य में कैसे चैलेंज कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो कृपया कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।